नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष क्या बोलता है, सत्ता पक्ष के लोग क्या बोलते हैं। दरअसल पहले सदन तक ही चर्चा सीमित हो जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सदन की बातें बाहर आती हैं, जनता सुनती है, और सदन के बाहर अगर विपक्ष का कोई नेता कुछ कह रहा है तो उसे भी जनता सुनती है, और सदन के अंदर जब उन्हीं बातों का जवाब दिया जाता है तो ये बातें भी जनता के बीच में आती है। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी सरकार के कामों पर सवाल उठाते रहे, सदन के अंदर भी बाकायदा उन्होंने सवाल उठाया, उसके बाद सीएम योगी को रहा नहीं गया। उन्होंने एक के बाद एक कई तंज कसते हुए शाराना अंदाज में अखिलेश यादव को जवाब देना ही उचित समझा। सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि सूबे को लूटने वाली सरकार, मतलब खास तौर पर समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, आज योगी सरकार के काम पर सवाल उठा रही है और नसीहत दे रही है। मैं इसी पर आज चर्चा करूंगा, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो जिस तरह से शाराना अंदाज से एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, या फिर एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने का काम हो रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आई है, उसे सुनाते हैं आपको। गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे, क्या ये सच नहीं कि तमाम प्रकार के घोटालों में इन युवाओं के साथ भेदभाव भी हुआ था और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ भी हुआ था? क्या लोक सेवा आयोग की भर्ती हो रही हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, माध्यमिक सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग की भर्ती रही हो, पुलिस भर्ती रही हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसमें धांधली और व्यापक शिकायत न आई हो। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती घोटाला की चर्चा कर लेते, सहकारिता भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, जल निगम भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, गोमती रिवर फ्रंट की भी चर्चा हो जाती। कैसे 147 करोड़ के पीपीआर को बढ़ा करके 1400 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा खर्च होने के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक नहीं जाता है तो दुनिया के अंदर सम्मान पाता है। कहां से? उत्तर प्रदेश से। एक नई पहचान उत्तर प्रदेश को मिली है। उत्तर प्रदेश आज सम्मान प्राप्त कर रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत छवि थी कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का कोई माहौल नहीं है, विकास के प्रति कोई रुचि नहीं है, ये सभी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि लोगों के मन में यूपी के बारे में क्या धारणा थी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस धारणा को बदला है और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज एक नई राह पर आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। और जो आंकड़े स्पष्टीकरण नेता प्रतिपक्ष को एक आधा स्पष्टीकरण पूछे, जो आंकड़े अध्यक्ष जी दिए गए हैं कोविड चाचा के बारे में स्पष्टीकरण मत पूछे कि किसके हैं। मैं उसी में पूछ रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, अभी कोरोना को लेकर के अध्यक्ष जी आंकड़े दिए गए मुझे, लेकिन नेता सदन ने एक आंकड़ा नहीं दिया कि जिस समय कोरोना सबको हो रहा था, नेता सदन को भी हुआ कोरोना, मुझे भी हुआ। मैंने टीका नहीं लगवाया, लेकिन उन्होंने वैक्सीन लगवाया, उसके बाद भी हो गया।
कोई स्पष्टीकरण ले लीजिए, ये डिबेट नहीं हो सकती। कोई स्पष्टीकरण ले लीजिए प्लीज। और फिर सवाल ये है, जी मैंने बीजेपी का वैक्सीन क्यों कहा? तो अगर सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगी होती तो शायद सबसे पहले मैं खड़ा होकर के वैक्सीन लगवा लेता। क्या दुनिया के किसी देश ने वैक्सीन लगवाई? कोई स्पष्टीकरण नहीं। और जो तस्वीरें आई थी वैक्सीन में, शायद नेता वो सदन, पूरी दुनिया ही लगा रही है। नेता सदन हमारे। तो एक तरफ अखिलेश यादव की तरफ से बयानबाजी, उसके बाद फिर सीएम योगी की तरफ से बयानबाजी, और बयानबाजी के बाद बयानबाजी से एक बात तो साफ तौर पर दिख रहा है कि सभी, चाहे कोई भी हो, अखिलेश यादव हो, क्या 2012 से 17 का जो उनका कार्यकाल था क्या वाकई में इतना खराब था कि उस पर सवाल उठाया जा सकता है? 2017 से अब 2022 तक का जो कार्यकाल सीएम योगी का चल रहा है, क्या उस पर अखिलेश यादव जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं क्या वाकई में इतना खराब चल रहा है? शायद पार्टी लाइन के हिसाब से जो नेता हैं अपने अपने तरीके से इस बात को रखेंगे, लेकिन हमारे साथ कई राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वास्तविकता क्या है और उत्तर प्रदेश में इस वक्त किस तरह से काम किया जा रहा है, सरकार का नजरिया और सरकार का विजन काम को लेकर क्या है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप दुबे हैं, बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ। संदीप दुबे जी, स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं संदीप जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। संदीप दुबे जी के बाद वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं अरविंद विद्रोही जी। अरविंद विद्रोही जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, समाजवादी पार्टी के नेता नवीन दुबे जी हमारे साथ हैं इस वक्त। नवीन दुबे जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मैं अरविंद विद्रोही जी के पास में आता हूं। अरविंद विद्रोही जी, शायराना अंदाज में किसी पर कटाक्ष करना, किसी पर तंज मारना, मुझे लगता है सदन के अंदर इस वाक्य को अगर देखें तो शायरी में ही सारी चीजें निकलकर सामने आ जाती है। लेकिन क्या वाकई में वास्तविकता यही थी जो शायरी में कही जा रही है? 2012-17 वाकई में बहुत खराब था, 2017-22 बहुत ही बेहतर है। और फिर ये भी बात है कि अगर 17 से 22 तक का कार्यकाल खराब होता तो जनता दोबारा योगी सरकार को क्यों मौका देती? थोड़ा सा बताइए सर, ये एक्चुअली इस वक्त उत्तर प्रदेश में किस तरह का विकास हो रहा है और किस तरह की शायरी चल रही है, थोड़ा सा बताइए। गौरी, सरकारों का अपना काम होता है और सरकारों की कमियों पर अगर संगठन और संगठन का नेता बहुत मजबूत है और कार्यकर्ता बढ़िया है तो सरकार की कमियों को छुपा ले जाते हैं। 2012 से 17 तक सरकारों ने, जो सरकार थी अखिलेश यादव की, उसने बहुत बढ़िया काम किया था। लेकिन 2016 आते आते जो पार्टी के अंतर विरोध हुआ और मुलायम सिंह यादव सरीखे नेता को नेपथ्य में जाना पड़ा। पूरा समाजवादी जो पार्टी था वो बिखरा, उसका खामियाजा उनको मिला था 17 के चुनाव में। 17 के चुनाव में जो भारी बहुमत आया था वो सत्ता को हटा करके एक नया जनादेश था। उस जनादेश में नरेंद्र मोदी का चेहरा था ही, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत लंबी तपस्या, लंबी मेहनत थी। उसके बाद 22 का चुनाव आता है, सीटें घटी हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसमें किसी को शक नहीं है। कई सीटें ऐसी हैं जो 300 से लेकर 1500 सीटों पर हार जीत हुआ है। तो ये कहना कि केवल सरकार ने बढ़िया काम किया इसलिए सरकारें बनी या बिगड़ी, ऐसा मेरा मानना नहीं होता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राजनेता जो होता है, जो नेतृत्व करता होता है, उसकी बड़ी भूमिका होती है। वही गलती दोबारा जो अखिलेश यादव ने भी 15 में गलती की थी कि तहसील और थाने और ब्लॉक में दलाली करने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना जाएं, ये उनका वक्तव्य है। इसी से मिलता जुलता वक्तव्य वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी का भी आया। लेकिन यहाँ पर संगठन है, यहाँ पर अमित शाह जैसा चाणक्य है, यहाँ पर संघ है जो चीजों को संभाल ले जाता है, नाराज कार्यकर्ताओं को मना ले जाता है। 16 में ये हुआ था कि समाजवादी पार्टी के जो जनाधार वाले नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे, वो बिखर गए थे, वो टूट गए थे। तो क्या वो आज तक जारी है? तो क्या विद्रोही जी ये सही है कहना कि नजर नहीं नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं? मतलब नजर तो है नहीं, चीजों को देखने का कोई नजरिया नहीं है, लेकिन नजारे दिखाया, खूब नजारे दिखाया गया। जमीन पर ढेर सारे सपने उतारने की कोशिश हुई और साथ ही साथ एक और भी बात कही गई कि जमकर लूटने वाले लोग, है ना, जमकर लूटने वाले लोग, तहस नहस करने वाले लोग, हाथ जोड़कर, है ना, पूरे प्रदेश को लूटने वाले लोग आज किस तरह से सभी भरी सभा में
भरी सभा में नसीहत देने का काम करें। मैं थोड़ा सा पलट उलट के बोल रहा हूं क्योंकि एकदम से मैं उसी अंदाज में नहीं बोलना चाहता। इसका मतलब ऐसे माना जाए कि कई चीजों को जो उठाना चाहता है विपक्ष, जो इस वक्त वर्तमान परिस्थितियों में कई चीजें हैं मौजूद जिसे सरकार भी पीछे नहीं हो सकती है, वैसे मुद्दों पर सरकार एक तरह से पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। नहीं, सरकार में कई चीजें होती है। सरकार में एक राजनेता होता है, दूसरा नौकरशाह होते हैं। निसंदेह इस सरकार में योगी जी की या मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों की नीयत पर नहीं मुझे संदेह है, लेकिन नौकरशाही अपना भ्रष्ट और मनमाना रवैया नहीं छोड़ रही है। अभी देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश को जिस तरह घूमना पड़ रहा है, और मैंने तो राजधानी के एक भ्रष्टाचार पर लिखा है गैस सिलेंडर्स के, कि किस तरह डीएसओ के संरक्षण में पूरे राजधानी लखनऊ में बाराबंकी और अगल बगल के जनपदों से तमाम गैस एजेंसियां जाके कालाबाजारी कर रही। क्या आप सोच सकते हैं कि इतना तगड़ा, इतना मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस पर अपराध पर काम कर रहा है, उसके नाक के नीचे जिला पूर्ति अधिकारी के रहते हुए इस तरह बड़ा बाजार सजा हुआ हो? ये नौकरशाही पर नियंत्रण समय की मांग। मैं समझ गया सर, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा सर। मैं चाह रहा हूं कि एक इस बारी में ब्रेक से पहले एक स्टैंड सबका हो जाए। संदीप दुबे हमारे साथ हैं। संदीप दुबे जी, आप मतलब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि 2012-17 पर ठीक है सवाल आप नहीं उठा रहे हैं, 17-22 पर सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब दिया जा रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए कि सदन में लोग हंसी मजाक की मुद्रा में रहते हैं, अखिलेश यादव भी हंस रहे हैं, सीएम योगी भी हंस रहे हैं, सदन में ठहाके लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सदन के ठहाके जो है बाहर की समस्या को ढकने के लिए या बाहर में जो दिक्कतें चल रही हैं वो जनता के बीच में ना आए, सब हंसी ठिठोली में सब चला जाए, कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ ऑल इज वेल है ना, अच्छे दिन आ चुके हैं, इस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। बताइए सर जरा। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है, चरवेती चरण में मधु विंदती, कार्यांतर ही विश्राम है तो आराम हराम है। देखिए, बाधाओं से रुके नहीं और संकट एवं प्रलोभनों से झुके नहीं। ये ऐसी सरकार है जो निंदाओं से विचलित नहीं हो रही है और तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमारी ध्येय की पूर्णतः पूर्ति न हो जाए। और विचार हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। हम जब सदन में बात अपनी रखते हैं तो उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता की चिंता यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को है, और तो उनके कर्म, उनकी सोच और उनकी विचार की जो शक्ति और ताकत है, उसके बदौलत उत्तर प्रदेश पूर्ण गौरव को, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की गौरव गाथा नहीं है, उत्तर प्रदेश और पूर्ण गौरव गाथा को आगे बढ़े और हम सबकी उसमें भूमिका, ऐसा सोच के वो काम करते हैं कि लिखे तारीख गुलशन की तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए हैं चमन में आसियां अपना। जो युवाओं की सोच उत्तर प्रदेश की, क्या हो गया संदीप दुबे जी, पूरी की पूरी बीजेपी आजकल शायरी कर रही है, सब ठीक ठाक है ना, क्या बात है? बहुत सुनिए, कारण ये है कि सदन जो है चर्चा के लिए ही होता है। सदन में जो माहौल है, सदन का जो मैं देख रहा हूँ हर जगह शायरी चल रही है, योगी जी भी शायरी पढ़ रहे हैं, आप भी शायराना अंदाज में ही जवाब दे रहे हैं। ऑल इज वेल है ना, सब ठीक ठाक है ना भाई साहब? बहुत सुंदर है। चलिए मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद, कितना ठीक है वो आपको बताएंगे नवीन दुबे जी। और नीरज झा तो राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भी एक आध मेहमान जुड़ेंगे नवीन दुबे के पास, लेकिन मैं आ रहा हूँ। नवीन दुबे जी एक बात बताइए, मुझे आपको ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश यादव ने लोकसभा छोड़ करके विधानसभा पकड़े रखा उन्होंने, है ना, ये सोच करके कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बहुत मजबूत भूमिका में वो सदन में दिखेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि सामने सीएम योगी हैं, वो अगर एक बात बोलेंगे तो यहाँ से दो बातें बोली जाएगी, है ना, वो शायराना अंदाज में कुछ बताने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर, है ना, डबल डोज शायराना अंदाज में जो है उनको जवाब दिया जाएगा। नो डाउट अखिलेश यादव बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार वो बहुत सही इंसान के चक्कर में फंसे हैं, जिनको कुछ ही बोलेंगे तो जवाब सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बताइए सर। गौरीशंकर जी, सबसे बड़ी चीज़, अभी आपने एक सवाल किया कि माननीय अखिलेश जी ने लोकसभा छोड़ के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार किया और वहाँ बैठ के पूरा मोर्चा संभाल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारी जो जड़ें हैं,
समाजवादी पार्टी का मूल अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश से है। यदि हम अपना प्रदेश ठीक नहीं कर सकते, प्रदेश की जनमानस की आवाज को सदन और सड़क पर नहीं उठा सकते हैं। ध्यान आया जब बेड़ा गर्क हो गया आप लोग का, पहले तो ध्यान नहीं आ रहा था। नहीं, पहले भी ध्यान तक काम कर रहे थे, कोविड पीरियड रहा, उसके पहले भी निरंतर समाजवादी आंदोलन होते रहे हैं और हम लोग सड़कों पर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि अभी शेर व शायरी की बात चल रही थी, तो जनता जो शेर पढ़ रही है उस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद जो बातें अभी आपने कही थी और अन्य वक्ताओं ने कही थी, अरविंद विद्रोही जी ने भी कहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी, मैं उस पर भी आऊंगा। तो शेर ये जनता कह रही है कि इन चिरागों को हटा दो यही बेहतर होगा, इन चिरागों को हटा दो यही बेहतर होगा, एक धुआं सा जो हर वक्त दिया करते हैं। ये झूठ का धुआं, जुमलों का धुआं इस देश के अंदर जो 2014 से चला आ रहा है, जनता उससे त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस पे आप लोग काम कर रहे हैं। कहां टॉलरेंस है भाई साहब? अभी अलीगढ़ में कल ही एक मां और बेटे की हत्या हुई है। हर जगह हत्या और अराजकता का वातावरण है, चैन स्नैचिंग जैसी की तैसी है। नोएडा जैसे शहर में जहां 16 आईपीएस अधिकारी आपने तैनात किए हुए हैं, वहां क्राइम कंट्रोल आपसे नहीं हो रहा है और आप कहते हैं कि साहब सर्वत्र राम राज्य हमने व्याप्त कर दिया है। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे, क्योंकि डेवलपमेंट पर चर्चा हो रही थी। हाँ, एक चीज और थी, जो ये आरोप माननीय योगी जी ने सदन में लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और ये सब हुआ। हाँ, लूटने का काम हुआ, लूटने का काम हुआ। सूबे को लूटने वाले लोग मुझे नसीहत आप दे रहे हैं। 2017 से 2022 तक सरकार में रहे हैं और आपकी एक पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। उन घोटालों, उन लूटों पर, उन अराजकताओं पर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? कितने मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं? एक्चुअली क्या है, भारतीय जनता पार्टी का डीएनए जो है वो झूठ पर आधारित है। पहले ये 2G घोटाला, कोल घोटाला, ये घोटाला, वो ये सब करते रहे हैं केवल सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए। लेकिन जनता अब इनका सिस्टम समझ चुकी है और इनके झांसे में अब नहीं आ रहे। और यही कारण है कि अभी अरविंद विद्रोही जी जो बात कह रहे थे, मैं उसी को डिट्टो कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव परिणाम जो आए हैं वो वास्तव में एक आई ओपनर है। जिस तरीके का मैंडेट समाजवादी पार्टी गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। किसके लिए नवीन दुबे जी? समाजवादी पार्टी के लिए या बीजेपी के लिए? नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए। मैं जानना चाह रहा था, मैं स्पष्ट बहुत तरीके से, क्योंकि समाजवादी पार्टी, आप कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश ही हमारा गढ़ है, तो अखिलेश यादव ने फैसला लिया, लेकिन अखिलेश यादव ने इस फैसले को लेने में काफी देर कर दिया। आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, ऐसा पहले लिया जाना चाहिए था। नहीं, लेकिन फैसला जब उन्होंने लिया, कहा जाता है ना कि जैसे ही सिर क्या कौन सी कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओला पड़ गया। तो लिया तो फैसला, लेकिन साथ ही साथ सामने जो है सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। कोई बने रहे, योगी जी हो, मोदी जी आ जाए सामने, तो ऐसा मोर्चा लेते हैं, बहुत बढ़िया मोर्चा लेते हैं, पतली गली से निकल लेंगे, हाईली क्वालिफाइड निकल लेंगे। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हर बात का जवाब उनको अब दिया जा रहा है। मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। संदीप, नहीं, मैं एक बात और कहना चाह रहा था, जो अभी अरविंद विद्रोही जी ने कही थी, मैं उसको डिट्टो जरूर कर दूं, ताकि जनता के बीच में ये चीज जानी चाहिए कि आखिर वास्तविकता चुनावों की क्या थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं, मैं एक छोटी सी एक लाइन में खत्म कर दूंगा। ईवीएम पे तो सवाल नहीं उठा रहे हैं? नहीं, ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज है, आपने विकलांगों का और सीनियर सिटीजन का वोट जो अपनी सरकारी मशीनरी से घर घर जाकर कलेक्ट कराया था, भाई साहब, 5,000 वोट सर हर विधानसभा में था। और ये 100 सीटें ऐसी हैं जिनमें हार जीत 100, 200, 500, 1000, 1500। अभी भी आप लोग ख्वाब में क्यों जी रहे हो? नहीं, बिल्कुल ये प्रैक्टिकली सच है सर, ये सच है। जनता ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, सड़कों पर आकर जो अभूतपूर्व आपको इस बार कैसे नकार देंगे, कैसे आप माइनस कर लेंगे? आपको इस बार जनता ने फिर भी बहुत वैल्यू दिया। मुझे लगता है जनता ने वैल्यू नहीं, जनता ने हमको मैंडेट माइंडसेट कर लिया था सरकार बनाने, इस वैल्यू को लेकिन छल और कपट हावी हुआ। चलिए सर, मैं कर सकता हूं। चलिए, लेकिन अच्छी बात की आपने, कई सारी बातें जो मैं और आगे पूछूंगा। राजनीतिक विश्लेषक नीरज झा जी इस वक्त हैं। नीरज जी, एक बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश बदल रहा है? 12 से 17 का जो बदलाव था उत्तर प्रदेश में, देखिए 12 में जब मैं एक ऐसे ही वाकया बता रहा हूं, 12 में जब अखिलेश यादव सीएम बने, मैं उस वक्त कवरेज में था, है ना, उस वक्त इलेक्शन का कवरेज करता था। तो हर लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि एक नया, एक युवा, है ना, बहुत अच्छा बोलने वाला, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हुआ एक विजनरी एक युवा नेता बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है। और वाकई बहुत खुशी की बात थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में। कौन खुश नहीं था अखिलेश यादव के सीएम बनने से? लेकिन अखिलेश यादव 1.5 साल तक अच्छे रहे। 1.5 साल के बाद पता नहीं क्या हुआ, किस परिवारवाद में फंस गए, कौन उन्हें ज्ञान देने लगा, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया उनका।
बोलना देखिए, आज तक वो बोलते बहुत अच्छा है, नो डाउट। वो जब बोलते हैं तो सुनने का मन करता है कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था ना नीरज, कि वो बोलते थे, उसका जवाब कोई देने वाला नहीं था। अब वो बोलते हैं, अब जवाब तुरंत उनको सुनना पड़ता है, और सुनने के लिए आ चुका है उत्तर प्रदेश में, और वो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मुझे लग रहा है जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस तरीके से उनको जवाब दिया। तो क्या बयानबाजी में उत्तर प्रदेश बदल रहा है, या विकास के पैमाने पर बदल रहा है, या फिर वाकई में जो विपक्ष कह रहा है वही सही है, या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से जो काम दिखाने की कोशिश हो रही है वो जमीन पर दिख रहा है वाकई? बताइए नीरज जरा अच्छे से इसको। आवाज नहीं आ रही है नीरज आपकी। आपने जो सवाल पूछा वो बहुत बेहतरीन सवाल था, और उसी में जवाब छिपा हुआ है। जी बोलिए। बेसिकली आपने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश बदल रहा है, और अंत करते करते आपने एक विकल्प मुझे दे दिया कि क्या उत्तर प्रदेश बयानबाजी में बदल रहा है। पता क्या है कि जब आपके पास सत्ता होती है, जब आपके पास ताकत होता है, तो आप बहुत बढ़िया वक्ता हो जाते हैं। अगर आपके पास सत्ता नहीं है, अगर आपके पास ताकत नहीं है, तो आप इतने बढ़िया वक्ता होंगे ही नहीं। भाई योगी आदित्यनाथ 2017 में चुनकर आए, मुख्यमंत्री बने, 2022 में दोबारा चुने गए और मुख्यमंत्री बने। लेकिन योगी आदित्यनाथ राजनीतिक पटल पर जो हैं वो इतने नए नहीं है। 2017 के बाद राजनीतिक करियर शुरू नहीं है योगी आदित्यनाथ का, उससे पहले भी रहे। लेकिन उससे पहले प्रदेश में उस ताकत से सत्ता के केंद्र में थे नहीं, उनके बयानों को ज्यादा दिखाया नहीं जाता था। जहां तक बात है कि विपक्ष जो बात कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार चुनाव हो जाने के बाद जब जनादेश आ गया है, तो विपक्ष का मजबूत होना जनता की भलाई के लिए, जनता के सफल होने के लिए जरूरी है। मैं मानता हूं इस बात को। और एक बात बहुत दुख का है कि फिलहाल जनता के पक्ष को लेकर जो भी बात कर रहा है, उस बात का सही और माकूल उत्तर नहीं मिल रहा है। उसके अलावा उसको बयानबाजी में ही ढक दिया जाता है। और विडंबना यह भी है कि बयानबाजियों की हेडलाइंस बनती हैं, बयानबाजियों की चलती है। तो एक बात बताएं, यूपीएससी की भर्तियों को लेकर बहुत जबरदस्त आंदोलन लखनऊ में चल रहा है। इससे पहले भी लखनऊ में लगातार आंदोलन रहे। नौकरियों की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा विषय था जिसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया, पॉपुलर कल्चर में ये बात कही गई। और दूसरी बात है लाभार्थी योजना। भाई राशन कार्ड को लेकर जिस तरह का माहौल है, हालांकि सरकार खंडन कर चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक जिस तरीके की भीड़ लगी हुई है राशन कार्ड को लौटाने के लिए, और जनता में जिस तरीके की एक कंफ्यूजन की स्थिति है, वो क्या शो करती है कि आपकी जो गवर्नेंस है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। और जिन फ्रंट्स पे चुनाव लड़कर आपने ये चुनाव जीता है, चाहे वो लाभार्थी स्कीम की बात हो, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, खुद पत्रकार हैं और तमाम लोग जो हैं वो अखबार भी पढ़ते होंगे, उत्तर प्रदेश से तमाम लोग वापसी रखते हैं, वो जानते होंगे कि किस तरह की स्थिति आ रही है। पुलिस की छवि जितनी खराब हुई वो मेरे हिसाब से अभूतपूर्व है ना। पहले कुछ तरह के क्राइम आते थे तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की खबरें भी सामने आने लगी। और केवल यही नहीं है कि पुलिस के इंस्टीट्यूशन जो है वो खराब हुई है, भाई पुलिस के खिलाफ जो राजनीतिक समर्थित लोग हैं। मैं आपकी एक बात को आगे बढ़ाऊं नीरज, थोड़ा समय खत्म हो रहा है तो मैं ब्रेक भी लूंगा, लेकिन एक बात आगे बढ़ाता हूं। इस नोएडा में कई सालों से मैं काम कर रहा हूं, 2 बार मेरा मोबाइल छीना गया, 2 बार। अब सुन लीजिए, पहली बार जो मोबाइल छीना गया उस वक्त अखिलेश यादव सीएम थे। मैंने गुहार लगाई, है ना, गुहार लगाई कि भाई जो मेरा मोबाइल छीना उसको पकड़ो, अगर नहीं पकड़ पाते हो तो मेरा मोबाइल लौटा दो, है ना। नया मोबाइल लिया था भाई साहब, है ना, 15-15 हज़ार रुपये का था मोबाइल। ना पैसे आए ना मोबाइल आए, जो छीना वही पता नहीं, उसका कुछ पता नहीं चला, है ना। FIR वगैरह भी दर्ज वर्ज नहीं किए थे, वैसे ही उन्होंने कुछ लिखा पढ़ी कर ली थी, मैं भी छोड़ दिया। दूसरी बार मेरा मोबाइल छीना गया तो उस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ थे, अभी भी हैं, है ना, वो दोबारा बने हैं। इस बार भी मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं आया। और दूसरी बार जो मोबाइल छीना गया सर वो ज़्यादा महंगा था, 20-22 हज़ार रुपये का मोबाइल था। उसके बाद सर मैंने मोबाइल जो है सस्ता मोबाइल लेना शुरू कर दिया, 8,000-9,000 रुपये का। ये आलम है सर। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि ये जो दावे किए जाते हैं ना, कानून व्यवस्था फला ठिकाने, ये सब आम आदमी छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत चिढ़ जाता है कि देखो भाई साहब ये हालत है। आप सड़क पर बात करते जा रहे हैं, मोबाइल से छीन के लेके चला गया और बाकायदा चिढ़ाता हुआ जाता है वो,
है ना, वो कानून का मजाक उड़ाते हुए जाता है। और ये दोनों दफा मेरे साथ हुआ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की बात करें या फिर बीजेपी के कार्यकाल की बात करें। तो फिर मैं कैसे बिलीव कर लूं कि नवीन दुबे जो कह रहे हैं वही सही है और संदीप दुबे जो कह रहे हैं वही सही है ना? बेशक बेशक, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, राजनीति में जो भाषा होती है, जब भाषा व्यवहार मतलब साफ है सर, बयानबाजी में खूब विकास हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। अखिलेश यादव की बयानबाजी पर सीएम योगी का प्रहार। सीएम योगी जब कुछ बोलते हैं तो अखिलेश यादव की तरफ से प्रहार, यही चल रहा है। विकास के अपने अपने दावे हैं, अखिलेश यादव अपने दावे कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अपने दावे हो रहे हैं। वैसे जमीन पर कई चीजें सही दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि जनता ने जो वोट किया उसकी कीमत निकल रही है, दोबारा किया उसकी कीमत अभी निकलना बाकी है। किस तरीके से निकलेगा, सरकार की मंशा कितनी प्रबल है और क्या विजन के साथ आगे बढ़ रही है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्रोही जी के पास में जा रहा हूँ एक बार फिर से। अरविंद विद्रोही जी, मोबाइल तो सर देखिए क्या है, तो मैं उदाहरण बताया, ये मैं सही बताया, दोनों जगह मेरी रिपोर्ट भी दर्ज है। लेकिन हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जिनका मोबाइल छीन लिया जाता है ना। ये हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले को अगर एक मोबाइल छीन लीजिए तो पूरा महीना 2 महीना उसका बजट खराब हो जाता है। और ऐसे लोग, आपकी सरकार कितनी भी अच्छी हो, कितने भी बड़े दावे करें कि महंगाई घटा देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे, ये फैक्ट्री लगा दिए, वो फैक्ट्री लगा दिए, इतना पैसा बढ़ा दिए, वो 3-4 महीने तक तो कूढ़ा रहेगा आपसे, है ना। चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो। फिर होता है जैसे ही पुलिस और प्रशासन की बात आती है ना, तो फिर सवाल उठाने लगता है कि भैया यही कानून व्यवस्था है, चलती सड़क पर मोबाइल छीन लेता है ना। कानून को चिढ़ाने वाले लोग आपके सामने निकल जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाएं तो रिपोर्ट अच्छे से दर्ज नहीं किया जाता, पुलिस वाले ही कहते हैं कि अरे वो हो गया, क्या करोगे, देखता हूं पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे इस तरह से अगर ये जो बड़े दावे हो रहे हैं ना विद्रोही जी, इन बड़े दावों में छोटी छोटी बातों का सरकार ध्यान नहीं रख पा रही है। सिर्फ मोबाइल का मसला नहीं है, ये मसला बहुत छोटी छोटी बातों का है जिसका समाजवादी पार्टी सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। तो क्या लगता है इस सरकार में भी इस तरह के मसले उठ रहे हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर? नहीं, देखिए, जो दावों की बात है, जैसे पुलिस प्रशासन की तरफ से उसमें जो सर्विलांस टीम बनाई गई है, जगह जगह जिला सूचना विभाग की तरफ से, एसपी की तरफ से ये सूचनाएं आती हैं कि हमने इतने मोबाइल बरामद किया, इतना गाड़ियां बरामद किया, वो अपनी जगह है। लेकिन होता क्या है कि चुनाव के समय में एक मुद्दा रहता नहीं, कई मुद्दे रहते हैं। और नेता जो कह रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, वो अपने हिसाब से सब बढ़िया कहते हैं। उसकी डिलीवरी जनता तक ले जाना, जनता से संवाद करने का काम पॉलिटिकल वर्कर्स का होता है और उनके समर्थक वर्ग का होता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में सारे राजनीतिक दलों से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सर आंखों पर लेना है, उनको प्रशिक्षित करना है। आपका कार्यक्रम होना चाहिए, सैद्धांतिक और वैचारिक आपकी दृढ़ता होनी चाहिए। इसका अभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार दिख रहा है। अभी भी जो विधानसभा में बहसें हुई हैं, उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी समाजवादी सैद्धांतिक पक्ष पर कमजोर रही है। उसका कारण है प्रशिक्षण नहीं हो रहा। डॉक्टर लोहिया, मधु लिमे, राजनारायण, इनको और यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव को सदन में या अधिवेशनों में जो रुख होता था, उससे दूरी खुद अखिलेश यादव की है। अन्यथा वो इस तरह का केशव मौर्य का जवाब न दे करके वो उस अंदाज में जवाब देते जिस अंदाज में जवाब देने के लिए समाजवादी माने जाते हैं। अरविंद विद्रोही जी, बहुत आधे मिनट में इसका जवाब मुझे दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बोलने से ही किसी पार्टी की मजबूती को आंका जा सकता है, या फिर पार्टी की ताकत और पार्टी की जो सोच है उसको आंकने का तरीका, उसका काम भी होना चाहिए, या सिर्फ जो जितना अच्छा बोलेगा वो उतनी मजबूत पार्टी कही जाएगी? क्या ऐसे माने क्या सर इस बात को? नहीं, बोलने के साथ साथ उस बोलने को जनता के साथ सकारात्मक या नकारात्मक रूप से पहुंचाने की क्षमता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ लगातार ये हो जा रहा, उनसे गलती या भाजपा उसका फायदा उठा ले रही है। जो 2016 में
नेताजी के साथ, शिवपाल जी के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनकी कहा सुनी हुई हो, वो अभी के इलेक्शन में भी वायरल हुआ। और अभी जो केशव मौर्य के साथ उनकी बात हुई है, जो उन्होंने कहा है, ये अभी लोकसभा चुनाव में भी ये उतना 2-2.5 मिनट का चलेगा, फिर चलेगा। इससे क्या होगा कि जो ओबीसी तबका है वो अब अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएगा, ये कटु सत्य है। इससे बचना चाहिए। वैचारिक मतलब साफ है, देखिए मतलब साफ है विद्रोही जी कि बोलने की जो कला है, पहले बोलने की कला को विकसित कीजिए। और मुझे लगता है इससे इस बात को सबसे बेहतर विनय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनय मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इससे बेहतर और कौन जान सकता है कि बोलने की कला विकसित करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बोलने में जहां बेमेल होता है तो राहुल गांधी की कितनी फजीहत होती है। क्या विनय मिश्रा जी, ये बोलने से ही तो कांग्रेस यहाँ से यहाँ पहुँच गई ना? आप कहते कि चाय बेचने वाला नीच, ना आप कहते है ना प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री चोर है, ना आप औरंगजेब की तारीफ करते, ना आप अकबर की तारीफ करते, साथ ही साथ जिन्ना उन्ना की ना तारीफ करते। ये सब सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ना हिंदुओं की तुलना आईएस है ना, आरएसएस की तुलना आईएस जैसे संगठन से कर देते, हिंदू होना गुनाह बता देते। ये सब बोलने का ही तो प्रतिफल है ना विनय मिश्रा जी, कि पार्टी देखिए कहां से कहां पहुंच गई। देखिए, बताइए सर। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, की वजह से ही आज भाजपा सरकार सत्ता में बनी हुई है। आपने देखा कि जब वो सत्ता में नहीं थे, जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तो वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में फूल जुलूल बहुत कुछ बोला करते थे। महंगाई के बारे में बोलते थे, वो बोलते थे कि मनरेगा भ्रष्टाचार का स्मारक है, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजी जाती थी। बोलने में तो बीजेपी के नेता बिल्कुल कभी पीछे नहीं रहे। आपने देखा होगा एक अच्छा इवेंट मैनेजमेंट मोदी जी चला रहे थे, और मोदी जी ने अपने बोलने की कला से ही आज पूरे भारत की सत्ता में वो आसीन है। और लेकिन अगर आप उनके बोलने की कला को देखेंगे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब वो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आप देखेंगे कि अगर गुजरात का मुख्यमंत्री उस समय का आज के प्रधानमंत्री से प्रश्न करेगा, तो उसमें तमाम बातें निकल कर आएंगी जो वो प्रश्न कल जब वो सत्ता में नहीं थे, जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठे। मतलब आप मानते हैं ना विनय जी, मानते हैं ना कि बोलने में चूक गए आप लोग? देखिए, आप तो तारीफ कर रहे हैं ना पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, सब बोल करके ही तो सत्ता में है, तो मान रहे हैं कि हम लोग बोलने में चूक गए। तो क्यों नहीं बोला भाई साहब? कौन मना कर रहा था आप लोगों को? है ना, गंगा में नहाने से कौन मना कर रहा था? अभी बोल लेते, है ना। अखिलेश यादव तो अभी बोलते हैं, देखिए कितना बेहतर बोलते हैं और खूब बोलते हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है उनका सुनना, कभी कभी तो बहुत अच्छा बोलते हैं। राहुल गांधी को कौन मना किया था? प्रियंका गांधी को कौन मना किया था? बोलने से अगर काम चल जाता तो भारत की जनता, तो यही हो रहा है ना, बोलने से तो सब कुछ हो रहा है। बोलने मतलब बयानबाजी का दौर है, बयानबाजियां बदल रही हैं। जो जितना अच्छा बोलेगा, है ना, उसकी पकड़ सत्ता पर उतनी होगी। विकास का पैमाना तो है ना, ये सब तो अलग चीजें हैं। पहले बोलने के लिए सीखना पड़ता है। संदीप दुबे जी देखिए कितना अच्छा बोलते हैं। दुबे साहब संदीप दुबे जी एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, बीजेपी के ऊपर से नीचे तक नेता सबको जोड़ करके देखिए। पीएम मोदी देखिए कितना अच्छा बोलते हैं, वाकई बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा वक्ता है। सीएम योगी आदित्यनाथ कितना अच्छा बोलते हैं, कितनी अच्छी हिंदी उनकी है ना, बहुत अच्छी हिंदी का प्रयोग करते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभद्रता कहीं नहीं दिखती है उनकी लैंग्वेज में, है ना। अगर गुस्से में ही बोलते हैं तो अभद्रता में कहीं उनकी लैंग्वेज कभी देखा नहीं कि शब्द इधर से उधर हो रहा हो। आपके तमाम बड़े नेताओं को बोलने की कला बड़ा जबरदस्त है, विकसित तरीके से है। तो क्या माना जाए, रुकिए ना भाई साहब, रुकिए ना, हो गया ना, पूछ लिया ना। कांग्रेस इतना क्यों बेताब होती है? छत्तीसगढ़ से बाहर निकलिए आप लोग, राजस्थान से बाहर निकलिए। मैं बार बार कह रहा हूं, बोलने की कला को विकसित कीजिए भाई साहब। ऐसे ही अगर कोई बोल रहा है और बीच में बोलना शुरू कर दोगे ना तो चिढ़ेंगे लोग, है ना। इसलिए देश की जनता चिढ़ गई है आपसे। जहां तहां कुछ ही बोलने की जो आदत है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। संदीप दुबे जी एक बात बताइए, सिर्फ बोला जा रहा है क्या? 2014 सिर्फ बोल ही रहे हैं आप लोग? कुछ काम उम्मीद कर रहे हैं, या फिर ये माया जाल है कि देखो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना, और साथ में विकास भी होगा, सबका साथ सबका विकास। राशन कार्ड पे इतनी भीड़, फिर कहा जाता है राशन कार्ड, तो ये सब तथ्य गलत है। बड़ा ये बहुत अच्छी बात नीरज झा ने कही
क्लैरिटी की कमी है क्या? बोलने तो सबको आ रहा है, कुछ क्लैरिटी के साथ बोलते हैं नहीं बोलते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल देखिए, हमारी आलोचना होती है, अच्छी बात है, क्योंकि कहीं अगर प्रशासनिक अमला कहीं गलत कर रहा है तो हम पूर्णतः उन पे हमारी जिम्मेदारी है कि उन अमलों को हम ठीक करें, बेहतर करें। और बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, देखिए भीड़ में खोया हुआ इंसान को तो आप खोज सकते हैं, लेकिन विचारों के भीड़ के बीहड़ में जो भटका हुआ इंसान है उसके जीवन को आप नहीं ढूंढ सकते, वो अंधकार में ही रहता है। विपक्ष पूरी तरह विचारों के भीड़ में खोया हुआ है, उसके पास कोई विचार नहीं, कोई नीति नहीं है। उस आलोचना ठीक है आप करिए, व्यवस्थाएं काफी बिगड़ी हुई थी, उसको धीरे धीरे करके ठीक हो गई है, पटरी पे आई है, दौड़ रही है। उत्तर प्रदेश में अब जाने के बाद आपको खुद भी एहसास होगा। प्रशासनिक क्षेत्र में आप पुलिस व्यवस्था की बात कर रहे थे कि आपकी कानून FIR लिखी गई, मोबाइल रिकवर नहीं हुआ, लेकिन चोरों के साथ जो न्याय हुआ, चोरी को रोकने का जो काम हुआ और जो न्यायिक व्यवस्था को मेरा मोबाइल नहीं आया संदीप दुबे जी, मोबाइल दिला दिए, समझ जाएंगे सब कुछ सही हो गया। पकड़े जाएंगे, वो पकड़े भी जाएंगे और वो कहा कब पकड़े जाएंगे भाई साहब, 2-3 साल हो गया है ना, पकड़े जाएंगे। आज आपकी बात मेरे ध्यान में आई है, आज आपने इस टीवी चैनल पे ये बात रखा है। संदीप जी बीच में टोक रहा हूं, एक IPS अधिकारी मणिलाल पाटीदार इनामी है। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार के राम राज्य में आज तक ट्रेस नहीं हो पाया है आपकी सरकार से। ये आपका राम राज्य सुशासन का एक ज्वलंत उदाहरण पेश कर रहा हूं, जिसका डिटेल UPSC के पास होता है, सारी जगह होता है, और वो आदमी आज की तारीख में फरार है। सुन चुके हैं, सारी अव्यवस्थाएं सुन चुके हैं, चुनाव बीत गया, अब नई सरकार। चलिए अच्छा, एक सवाल संदीप दुबे जी, एक सवाल छोड़िए, एक सवाल मुझे बताइए, मेरे जहन में सवाल बहुत देर से चल रहा था। ये जो आप लोग कहते हैं सूबे को लूटने वाली सरकार आज हमें नसीहत दे रही है, मतलब तो यही था ना, सूबे को क्या वाकई में लूट लिया गया? 2012-17 में खोखला हो गया उत्तर प्रदेश, कुछ था ही नहीं, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को पटरी पर लाने का काम आप लोगों ने किया, कुछ बताइए। देखिए राजनीति का जो स्वरूप था किसी से छुपा नहीं है। राजनीति में आने का मूल मकसद, मूल उद्देश्य धन कमाना है, जन सेवा करना नहीं है। ऐसी प्रकृति, एक मिनट बोलिएगा पूरी बात। ये जो प्रकृति थी, ये किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए और सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। राजनीति में सेवा बहुत बड़ी बात है। राजनीति में आप आते हैं, अवसर मिला है, आप सेवा करिए और जितना अच्छा कर सकते हैं जनता के बीच करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी सरकार ने बिल्कुल परिवर्तन किया और सबसे बड़ा परिवर्तन रहा कि आम जनों के पास उनकी जो सरकारी योजनाओं के धन है वो पहुंचने शुरू हुए। हमने बिजली ठीक करने की कोशिश करी कि गांव-गांव बिजली चली जाए, गांव-गांव सड़क चली जाए और लोग अपना उद्योग स्वयं शुरू करें। मेक इन इंडिया की बात जब हम करते थे तो सीना तान के करते थे। MSME के माध्यम से हमने कम से कम उत्तर प्रदेश में 50 क्या बोलना चाह रहे हैं लाख से ऊपर लोगों को रोजगार मुहैया करा है। संदीप जी सुनिए, आपको काउंटर कर रहे हैं, लेके हम जनता के बीच गए और आपको काउंटर कर रहे हैं नवीन दुबे। संदीप जी सुन लीजिए, आप काफी देर से बोल रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए। आप विपक्ष की आवाज का भी अतिक्रमण करेंगे, अत्याचार करेंगे, ये तो गलत चीज है। कर रहे थे हमारी, कम से कम हमारी बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। आपसे मैं एक ही बात, संदीप जी हम अपनी बात कह लें आपसे, आप उसके बाद जवाब दीजिए। हम सुनेंगे, बहुत गंभीरता से सुनेंगे आपको। आप सरकार के लोग हैं, हम आपको बहुत गंभीरता से सुनेंगे। आप सत्ताधारी लोग हैं भाई साहब, समाज आपका ऐसी भाव, आपके पास ED CBI है, आप किसी को भी फंसा सकते हैं। हम आपको बहुत गंभीरता से सुनेंगे, लेकिन हमारा सवाल तो ले लीजिए। उत्तर प्रदेश मेरा है, प्रिय संदीप जी, आप सवाल तो ले लीजिए मेरा। सुनिए संदीप जी, एक मिनट, संदीप जी सवाल ले लीजिए, फिर आप बोलिएगा। थोड़ा आप ही का टाइम है साहब, बोलिए भाई साहब, बोलिए। नवीन दुबे जी बात कीजिए। मैं संदीप जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। विकास की बात चल रही थी, माननीय योगी जी को अभी मैं सुन रहा था जब इस डिबेट को शुरू किया गया था। माननीय योगी जी बोले कि समाजवादी पार्टी के लोग विकास नहीं जानते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, छोटा सा। उत्तर प्रदेश का कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए जो योगी जी की सरकार में 2017 से 2022 के बीच में कोई बेंचमार्क बन सका हो, जिसको आप ये कह सकें कि वास्तव में 5 साल के अंदर हमने जनता के साथ न्याय किया है। दूसरी चीज, अब आप 2017 के अपने जरा संकल्प पत्र की तरफ चले जाइए और पेज नंबर 1 पर मैं आपको लेके जा रहा हूं। 24 पेज का आपका संकल्प पत्र था। किसानों के लिए आपने क्या कहा था? हम फसली ऋण देंगे, ब्याज मुक्त फसली ऋण देंगे, सारे किसानों के ऋण माफ करेंगे। कुछ नहीं हुआ। 14 दिन में आपने कहा था गन्ना भुगतान कर देंगे और टोटल जितना भी प्राइवेट मिलों पर गन्ने का बकाया है किसानों का, 120 दिन का वादा लिखा पड़ी में था आपके संकल्प पत्र में। भूल जाते हैं आप लोग। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, 2022 तक आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, आप नहीं कर पाए, आपको याद ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड, ये बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं मैं आपको, 20,000 करोड़ का प्रोविजन आपका 2017 में था। आज की तारीख में आप 5,000 करोड़ पर ले आए हैं। वो 20,000 करोड़ कहां खर्च हुआ है बता दीजिए। आपको शायद कहीं किसी
गांव के अंदर किसी किसान से पूछ लीजिए कि सिंचाई में वो फंड कहां गया है, ये घोटाला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप लोग केवल सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं और उसको अश्वमेध यज्ञ जैसा प्रचार करा देते हैं अपने मदर संगठन के द्वारा। आप समझते हैं जनता बेवकूफ बन जाएगी? काट की हांडी एक दो बारी चढ़ती है, ध्यान रखिएगा, जनता देख रही है और 2024 में आपको माकूल जवाब देगी। मैं एक बात और बोलना चाह रहा था आपसे, आप कहते हैं 1.5 लाख पुलिस भर्ती करेंगे, कितनी पुलिस भर्तियां आपने कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर? आज की तारीख में शिक्षा मित्र परेशान है, आपके घोषणा पत्र में था, आपने नहीं सुनवाई की उनकी। अनुदेशक जिनका मानदेय 7,000 रुपए आपकी सरकार दे रही है, 17,000 का माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, आपकी सरकार खामोश सुप्रीम कोर्ट चली जाती है अपने ही प्रदेश के लोगों के। आप बताइए 7,000 रुपए में एक आदमी कैसे अपनी गृहस्थी चला सकता है, जिसका विद्यालय घर से कम 5 और 7 और 10 किलोमीटर दूर होता है? मजाक बना के आप लोग बैठे, प्रैक्टिकल पर आप आना नहीं चाहते, केवल हवाई में एक बैलून बनाकर जनता को दिखा रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये बैलून जब पंचर होगा तो आप लोग शायद सामना नहीं कर पाएंगे, मीडिया का तो कर लेंगे, जनता का सामना आप नहीं कर पाएंगे। मीडिया का सामना करना सबसे आसान होता है, मुझे लग रहा है इस बात से सहमत होंगे नीरज झा और अरविंद विद्रोही जी। हम लोग बस बोलते हैं, हम लोग की बात लोग सुनते हैं, बाकी जिसको जो करना होता है। नीरज के पास में आ रहा हूँ। नीरज जी एक बात बताइए, जो बात कह रहे हैं, दोनों दुबे हैं ना, तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, नवीन दुबे जी और संदीप दुबे जी, ये जो बात कह रहे हैं, इन दोनों की बातों के आधार पर फिर भी एक बात तो रह जाती है ना सर, कि जनता कहाँ है बीच में? जनता के बारे में तो सोचिए, बयानबाजी में लगे हुए हैं, तुमने अच्छा काम नहीं किया, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तुमने ये बेकार काम किया, मैं देखो ये अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जनता को समझाने का मैकेनिज्म क्या बेहतर हुआ है? मैं बहुत ईमानदारी से इसको बताइए, क्या 2012-17 का जो मैकेनिज्म था समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल का, कि काम तो हुआ लेकिन मैकेनिज्म इतना कमजोर था कि जनता समझ नहीं पाई? इस बार काम हो रहा है तो मैकेनिज्म भी इतना मजबूत है कि जनता तक वो मैसेज आ रहा है। जैसा कि अरविंद विद्रोही जी की बात से मैं सहमत हूं कि मैकेनिज्म स्ट्रांग है, लोग पहुंचा रहे हैं कि देखिए काम हो रहा है, आप समझिए इस बात को। क्या लगता है नीरज आपको? देखिए ये क्या है कि मैकेनिज्म जो स्ट्रांग है जनता तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, वो सरकारी तंत्र का मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग नहीं है। सरकार ने जो काम किया वो अगर जनता तक पहुंचता तो गाजियाबाद में राशन कार्ड लौटाने वालों की लाइनें नहीं लगती और उसके बाद सरकार की तरफ से बयान जारी नहीं होता। पहले ही जनता को पता होता कि वो राशन कार्ड के नियम क्या हैं। मैकेनिज्म कम्युनिकेशन का स्ट्रांग है भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का। तो वो जो एजेंडा सोचते हैं या जिन पॉइंट्स पे उनको चुनाव लड़ना है, वो चीजें वो जनता को बता देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मैं हालांकि पढ़ना नहीं चाहता इस विषय में, लेकिन फिर विज्ञान वापी में जो शिवलिंग मिला या फव्वारा मिला, जिसको लेकर विवाद चल रहा है, भाई एक एक व्यक्ति ये सवाल पूछने का कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो फव्वारा कैसे चल सकता है, ये जो बेवकूफ और स्टूपिड सवाल है, ये स्टूपिड क्वेश्चन है। लेकिन ये स्टूपिड क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ठूंस दिया गया। तो ये जो कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म है ये बहुत स्ट्रांग है और ये मैकेनिज्म भारतीय जनता पार्टी का मैकेनिज्म है, ये आरएसएस के काडर का मैकेनिज्म है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार का मैकेनिज्म भी है। सरकार के मैकेनिज्म ने तो ये दिखा दिया कि राशन कार्ड को लेकर उन्होंने कोई डिसीजन लिया नहीं था, लेकिन गाजियाबाद में लाइनें लग गई क्योंकि वो कम्युनिकेशन में दिक्कत थी। दूसरी बात, आपने अभी अपने बातचीत में कहा कि मीडिया का सामना करना बहुत आसान है। मीडिया का सामना करना अगर आसान होता तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता हैं, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। मीडिया का सामना करना आसान नहीं है क्योंकि मीडिया के जो सवाल है, मीडिया की जो बातें हैं, वो दरअसल जनता की बातें हैं, वो जनता के सवाल है। एक और बात मैं रखना चाहता हूं, मैं तमाम लोगों को सुन रहा था और आपने भी बातचीत की कि क्या भाषा शैली जो है या अखिलेश का जो बोलने का तरीका है या अन्य लोगों का जो तरीका है, क्या उस तरीके में कमी रह गई, या क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो बहुत बेहतरीन बोलते हैं जिसके कारण वो सत्ता में काबिज हो सके। फिर आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं मैं। आपने कहा कि तमाम लोग जो बोलते हैं उसमें जनता कहाँ है? जनता तो भाई विपक्ष के सवालों में है, लेकिन विपक्ष के सवालों को रौंदा जा रहा है। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उनके ऐतिहासिक ज्ञान को क्या हो गया था पब्लिक स्टेज से, जब चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त वन एक ही व्यक्ति को बता दिया गया। अमित शाह के तमाम वो क्लिप्स आपको मिलेंगे जिनमें वो गलतियां करते हैं पब्लिक स्टेजेस पे, लेकिन वो वायरल कभी नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ के तमाम ऐसे बयान आपको मिलेंगे नफरत से भरे हुए हैं, लेकिन वो वायरल नहीं होगा। तो मैटर ये नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हैं, किस शैली में बोल रहे हैं। मैटर ये करता है कि भाई उस चीज को फैलाने वाले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर आपका कितना होल्ड है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो आप समझ गए कौन से नेटवर्क होते हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक अंग है। बिल्कुल नीरज, आप ये कह रहे हैं कि मैकेनिज्म
मैसेज पहुंचाने का मैकेनिज्म कमजोर हो या स्ट्रांग हो, जैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको पहुंचाने वाले कितने स्ट्रांग हैं, कितने कमजोर हैं, ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे। बेशक बेशक इस बात को मैं समझ है गया, ना, आपका इशारा भी मैं समझ गया, लेकिन क्या एक सवाल तो रह गया ना, एक सवाल रह गया। मैं समय में थोड़ा देख लूं, कांग्रेस प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूं, थोड़ा लेट आप जुड़े हैं भाई साहब। एक चीज जरूर आगे बढ़ाना चाहूंगा। 30 सेकंड का मैं समय लूंगा मैक्सिमम। जी जी कि बोलिए। देखिए, विपक्ष फेल कहां पर हुई? विपक्ष के पास बहुत सारे मौके थे, बहुत सारे फ्रंट पे ये सरकार कमजोर रही, लेकिन विपक्ष जिस फ्रंट पे ये सरकार कमजोर रही, उस फ्रंट के लोगों को ये विश्वास नहीं दिलवा पाई कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। भाई, जब विद्यार्थी पिट रहे थे, जब शिक्षक पिट रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थी वाले, तो विपक्ष कहां पिट रहा था, कहां आंदोलन कर रहा था? बिल्कुल सही बात है, ये बड़ा सवाल उठाया। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए नवीन दुबे चूंकि अब समय नहीं रह गया, मैं पूछ नहीं पाऊंगा सवाल, लेकिन नवीन दुबे जब सवाल उठाते हैं कि सरकार क्या कर रही नहीं कर रही है, तो 2012-17 के कार्यकाल को इनको एक एक चीजें देखनी चाहिए कि उस वक्त क्या चल रहा था, किस तरह से कई सेक्टर्स को लेकर के चीजें चीजें इतनी खराब होती जा रही थी कि वहां पर अगर सरकार बहुत संवेदनशील होकर के काम करती तो शायद बहुत चीजें बेहतर होती। विनय मिश्रा जी के पास में आ रहा हूं, 1 मिनट सर, मैं आऊंगा आपके पास। विनय मिश्रा जी, एक बात बताइए, कांग्रेस सीमित हो गई है कि रायबरेली तक ही हम हैं। कोशिश आप लोगों ने किया कि थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ काम किया जाए, ढेर सारी किताबें दी गई बेरोजगारी पे, महंगाई पे, युवाओं पर, महिलाओं पर, बाकायदा आप लोगों ने 40% टिकट भी दिया महिलाओं को, सब बेकार हो गया, कुछ भी काम नहीं आया। इस बार की जो रणनीति है, उत्तर प्रदेश को कैसे जीतना है, उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़ना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, क्या कुछ बोलने वाले प्रवक्ताओं को रखोगे पार्टी के अंदर? क्योंकि कांग्रेस के अंदर मुझे ऐसा लगता है ना कि बोलने वाले कम लोग आ गए, बोलने वाले बहुत ही कम हैं, जो पार्टी की स्टैंड को ही नहीं रख पाते हैं बहुत अच्छे से। इसलिए पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो हर जगह नहीं बोलेंगी, उनको तो दिल्ली में बैठना है, बाकी तो आप ही लोग को संभालना है ना मोर्चा। लेकिन मैं देखता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता आजकल स्टैंड नहीं ले पाते अपनी पार्टी का, वो प्रवचन देने लगते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह बिहेव करने लगते हैं, पार्टी के रणनीतिकार मुझे कम दिखते हैं। बताइए जरा, क्या दिक्कत है आप लोग की पार्टी के अंदर? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहता हूं, जो आपने बोलने की बात की है। बोलने की बात पे ये मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तो अभी पिछले साल भी यंग इंडिया के बोल नाम का एक प्रोग्राम लेकर आई थी, और इस बार यंग इंडिया के बोल सीजन 2 आने वाला है, जिसमें केवल युवा प्रवक्ताओं को ही लिया जा रहा है, जिसमें 18 से 40 साल तक के लोगों को बोलने के बारे में बोलने के लिए एक मंच दे रही है कांग्रेस, जिसमें वो अपनी समस्याओं को, देश की समस्याओं को मुखर होकर बोल सके। ये तो बड़ा अन्याय है ना भाई साहब, सुनिए, बड़ा अन्याय है ये जो है ना, डबल स्टैंडर्ड आप लोग खेल करते हो। आपके सबसे युवा नेता 53 साल के हैं और 18 से 40 तक का युवा बना रखे हो आप लोग। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है आप लोग का? अगर आप अपने नेता, अपने राहुल गांधी को युवा नेता मानते हो, जो कि 50 से ऊपर चले गए, और एक स्टैंडर्ड बना लिया कि 18 से 40 तक को हम बनाएंगे युवा नेता, ये कैसा स्टैंडर्ड है कांग्रेस पार्टी के अंदर? ये स्टैंडर्ड बीजेपी का है। जो स्टैंडर्ड की बात आपने की है, वो स्टैंडर्ड बीजेपी का है। जब आप देखते हैं तो बीजेपी अभी क्या कर रहे थे आप? अभी आप क्या बात कर रहे थे? मैंने यंग इंडिया के बोल प्रोग्राम के बारे में आपको एक थोड़ी सी जानकारी दी है। ये कांग्रेस के बारे में बोला ना आपने, कांग्रेस के बारे में ना? जी। तो फिर तो बीजेपी कहां से आ गई इसमें? युवाओं को एक मौका दे रही है कि वो कैसे अपनी बात को। भाई साहब, मुझे नहीं, मैं बीजेपी का है तो बीजेपी कहती नहीं है ना कि हमारे युवा नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे युवा नेता अमित शाह जी, हमारे युवा नेता, इनको सीएम योगी को कहा जाता है, लेकिन आपके युवा नेता है। 1 मिनट भाई साहब, ये खेल नहीं चलेगा इंडिया में, ठीक है? ये इस तरह की बदमाशियां जो है ना कांग्रेस पार्टी में करना, आप जो है देश के सामने बेवकूफी मत करो ये सब। आपका युवा नेता 53 साल का होगा और 18 से 40 वाले युवाओं को भर्ती करोगे कि हमारे ही प्रवक्ता होंगे? और ये 13 साल क्यों खा गए आप? 13 साल क्या हो गया फिर 13 साल का? ये 13 साल जो अधिक युवा नेता आपके राहुल गांधी हैं, उन पर लागू क्यों नहीं होता? तो 53-54 सबको रखो कि 55 साल तक रहेंगे हमारे प्रवक्ता, युवा कहलाएंगे वो। ये डबल स्टैंडर्ड खेल कर रहे हो क्या आप लोग? जो असंतोष युवाओं में है ना, जो युवाओं में, अरे भाई साहब देखिए क्या है ना, बड़ी दिक्कत है आप लोग के साथ, मैं बता रहा हूं, बड़ी दिक्कत है आप लोग के साथ। आपका युवा नेता 53 साल का है
और 18 से 40 वाले को ही हम प्रवक्ता बनाएंगे क्योंकि यही युवा हैं, तो ये फिर राहुल गांधी क्या हो गए? राहुल गांधी क्या हो गए? नहीं तो राहुल गांधी आपके नजर में क्या नहीं, हो गए? एक मिनट, राहुल गांधी क्या हो गए? आपके युवा नेता है या नहीं है, या फिर बूढ़े हो गए, बता दीजिए। नहीं, आप राहुल गांधी बेशक युवा नेता हैं, जिसकी बात बेशक युवा नेता है, तो ये पैरामीटर क्यों डाल दिया? 18 से 40 तक रखेंगे? प्रवक्ताओं की कोई उम्र होती है क्या? प्रवक्ताओं की कोई उम्र होती है या जर्नलिस्ट की कोई उम्र होती है? नहीं होती है ना। तो सरकारी नौकरी में निकलता है ना कि 18 से 30 तक हम रखेंगे, है ना। और प्राइवेट सेक्टर में भी और प्रोफेशनल से कह दे कि हम 18 से 30 साल को लेंगे, तो ये तो बदमाशी है भाई साहब, सरासर जो है। ये प्रोग्राम कॉलेजेस में स्टार्ट किया। चलिए सर, समझ गए। ये अच्छा हुआ आपने बता दिया, अच्छा हुआ बोल इंडिया जो भी यंग वाला आपका है, अच्छा हुआ बता दिया। मुझे समझ में आ गया कि आपके जो सबसे बड़े नेता हैं वो युवा हैं, उनकी उम्र 52, 53, 55 जो भी है। बाकी आपने एक पैरामीटर सेट कर दिया कि हम युवा उसी को मानते हैं जो 18 से 40 के बीच में। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए भाई साहब, शर्म आनी चाहिए, है ना। आप लोगों ने देश को बेवकूफ समझ रखा है क्या? बेवकूफ समझ रखा है। राहुल गांधी युवा होंगे और 18 से 40 का पैरामीटर खींचोगे तो शायद शर्म आएगी। अगर मीडिया के शांत हो जाइए भाई साहब, ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो और बदनाम हो जाओगे आप, है ना। पहले इसको ठीक करो आप लोग, इसको पहले ठीक करो कि युवा कितने साल तक, युवा कांग्रेस पार्टी में कितने साल तक, ठीक करो इसको आप। और नहीं तो लिखना शुरू करो राहुल गांधी हमारे अधेड़ कांग्रेस नेता, तब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप सब यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।